Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher. Today 16 April 2020. This lecture for ninth, all boys and girls. Chapter number 1. Today topic how to write chemical formula and basic definitions. The topics which will be revised today: how to write chemical formula, gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass, Avogadro's number और अमोल। 9th क्लास आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का एंड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं इन तमाम को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में से बताए हैं उनको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो एक दफ़ा दोबारा से जो है वो हो जाए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट जो है वो फेज़ वाला निकाल के उसको एक दफ़ा दोबारा सारे को देखिएगा कि आपको सारा टेस्ट जो है वो अब तैयार हो गया है। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कंपाउंड चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट है तो उनका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। अब वो केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके कुछ ये स्टेप्स हैं। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट केमिकल फार्मूला। स्टेप नंबर 1, symbols of two elements are written side by side in order to positive ion first and negative ion later. केमिकल फार्मूला लिखने से पहले जो है वो आप लोगों को इन स्टेप्स से भी पहले जो आप लोगों को चीज़ आनी चाहिए वो है आप लोगों के पास एलिमेंट्स के सिंबल्स, यानी कि आपको हर एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए कि सोडियम का सिंबल Na है, कैल्शियम का सिंबल Ca है, तो ये सिंबल्स आप लोगों को सबसे पहले आने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को हर एलिमेंट की जो है वो वैलेंसी पता होनी चाहिए एटलीस्ट, कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, तो ही जो है वो आप लोग केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ये इन स्टेप्स से पहले की बातें हैं जो आप लोगों को ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जब आप लोगों को ये दोनों चीज़ें पता हैं तो उसके बाद जो है वो आप स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं कि दोनों जो आप लोगों के पास आयंस होते हैं उनको साइड बाय साइड लिखना होता है, यानी कि साथ साथ लिखना होता है। अब उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है कि पॉजिटिव वाले आयन को आपने फर्स्ट पे लिखना है और सेकंड वाले आयन को, नेगेटिव वाले आयन को सेकंड पे लिखना है। ठीक है, जैसे आप लोग NaCl लिखते हैं, Na पॉजिटिव पहले, Cl नेगेटिव बाद में। पॉइंट नंबर 2, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। जो आप लोगों ने वैलेंसी लिखनी है अब, ठीक है, अब वो वैलेंसी कैसे लिखनी है कि आपने टॉप पे एलिमेंट के राइट कॉर्नर पे जो है वो लिखनी है, लेफ्ट वाले पे नहीं लिखनी। तो जैसा कि आप लोगों के सामने लिखी हुई है मैंने, सोडियम Na प्लस, Ca2 प्लस, Cl नेगेटिव एक्सेट्रा, इसी तरह से बाकियों की भी है। तो टॉप पे जो है वो राइट वाली साइड पे आप लोगों ने ये वैलेंसी लिखनी होती है। पॉइंट नंबर 3, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब जो आप लोगों ने वैलेंसियां लिखी हुई हैं वो आप लोगों ने क्या करनी है कि एक आयन की वैलेंसी दूसरे आयन के नीचे वाली साइड पे, लोअर साइड पे जो है वो आप लोगों ने लिख देनी है। एग्जाम्पल में आप लोगों को नजर आ रहा है क्रॉस एक्सचेंज के पॉजिटिव वाले की नेगेटिव को और नेगेटिव वाले की पॉजिटिव को। अब आपने साइन जो है वो नहीं लिखने, प्लस माइनस वाला साइन नहीं लिखना, सिर्फ नंबर एक्सचेंज करने हैं। ठीक है, जैसे Ca प्लस 2 है, Cl माइनस 1 है, तो आपने क्या करना है, 1 को Ca के नीचे लिख देना है और 2 को Cl के नीचे लिख देना है। तो इसका फॉर्मूला फिर बन जाएगा CaCl2। उसके बाद सोडियम का देखें, सोडियम के ऊपर जो है वो +1 होती है और क्लोराइड की -1 होती है। तो अगर हम इनको क्रॉस एक्सचेंज करते हैं तो दोनों के पास 1 1 ही आएगा, तो इनके बन जाएगी NaCl।
ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इफ द वैलेंसीज आर सेम they are offset and are not written in the chemical formula। अगर वैलेंसीज सेम है दोनों आयंस की, अगर +1 है और -1 है, +2 है -2 है, ठीक है, तो फिर क्या करना है कि आपने उसको क्रॉस एक्सचेंज किए बगैर ही जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ कोई भी डिजिट नहीं लगना, यानी कि उनकी वैलेंसीज फिर ऑफ हो जाएंगी, आप नहीं लिखेंगे। But if they are indicated as such at the same position, कि अगर वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, +2 -1 -1 +2, ठीक है, इस तरह से होती हैं, तो फिर क्या करना है, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट। अब सोडियम क्लोराइड वाली एग्जांपल देखें, उसमें दोनों प्लस, एक की +1 है और एक की -1 है, दोनों की यानी कि 1 है। तो फिर इसके साथ आप लोगों ने नीचे फॉर्मूले में देख रहे हैं कि आप कोई भी जो है वो डिजिट नहीं अटैच कर रहे, तो इनकी वैलेंसीज जो हैं वो ऑफ हो जाती हैं, यानी कि फिर आप लोग इनके साथ कोई भी जो है वो डिजिट अटैच नहीं करेंगे। लेकिन whereas जबकि कैल्शियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। अब वो कैसे बनता है, Ca के ऊपर चूंकि +2 है और Cl के ऊपर -1 है, तो ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसलिए जो है वो Ca के साथ कुछ भी नहीं आपने लिखा और Cl के साथ जो है वो 2 का डिजिट अटैच किए। यानी कि किसी आयनिक कंपाउंड में जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही जो है वो नेगेटिव आयंस होते हैं, चार्जेस, ठीक है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। +2 है तो दूसरी तरफ -2 करना होता है। तो अब आप लोगों ने अगर Cl2 अटैच कर दिया है तो इसका मतलब है ये भी अब कितना हो गया, -2 हो गया है। अब ये आप लोगों के पास कहलाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पहले जितने पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े उन पॉइंट्स में 3 और 4 वाले में ये बताया था कि अगर आप लोगों के पास सिंगल जो है वो आयन है, कैटाइन और एनाइन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है कि एटम ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हुए हैं, लेकिन अब आप लोगों के पास है कि अगर किसी मॉलिक्यूल ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हुए हैं तो उसको आप लोगों क्या कहेंगे, रेडिकल। इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, जो आयन आप लोगों के पास प्लस वाला है या नेगेटिव वाला है वो अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का मजमुआ है तो उसको आप लोग कहेंगे रेडिकल, और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल SO4 2-। अब यहाँ पे सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसकी ओवरऑल वैलेंसी जो है वो हम काउंट करेंगे। सल्फर की होती है +6 और ऑक्सीजन की होती है आप लोगों के पास -2। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, -8 में +6 किया तो आंसर आपके पास आया -2, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल वैलेंसी जो है वो हम लोगों ने लेनी होती है। तो ये बन गया सल्फेट आयन। नेक्स्ट इसी तरह से फॉस्फेट आयन। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ रेडिकल। अब ये जो नेट चार्ज आप लोग लिखते हैं ये उसकी आयन की वैलेंसी कहलाएगी या उस रेडिकल की वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो आप लोगों के पास आपने बनाना है। इसका फार्मूला, एल्यूमिनियम का सिंबल आ गया Al, सल्फेट का आ गया SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ गई +3, सल्फेट की आ गई -2। अब ये दोनों डिफरेंट वैलेंसीज हैं। अब आपने इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है। क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो -2 Al के नीचे आ जाएगा और 3 जो है वो SO4 के नीचे आ जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला बना Al2SO4 और ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो 3। अब ये हम लोगों ने SO4 के साथ ही 3 नहीं लगाना
ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि ये तो 43 है, जबकि ये 43 नहीं है। और ये जो 4 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के हैं। अगर आप इसके साथ ही 3 लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ये भी सिर्फ ऑक्सीजन का ही है, लेकिन ये तो पूरे SO4 का है। तो इसलिए आप लोगों ने SO4 को ब्रैकेट में करना है और फिर इसके साथ 3 लगाना है, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम एटॉमिक मैस जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पे एटॉमिक का लफ्ज लिखा है, तो इसका मतलब है ये एटम के मैस की बात हो रही है। एटम, एक एटम का मास चूंकि बहुत ही कम वैल्यू होती है, वो तो हमें नजर भी नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको विजुअलाइज बनाने के लिए हम उसको ग्राम्स में जो है वो लेते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैस। और उस ग्राम्स में जो है वो नंबर ऑफ जो है वो आप लोगों के पास एटम्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर आप लोग उसको ग्राम्स में जाहिर करते हैं, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस, उसको आप लोग ग्राम एटॉमिक मैस कहेंगे, या फिर आप लोग उसको क्या कहेंगे, ग्राम एटम। और इसको आप लोग दूसरे लफ्जों में 1 मोल भी कहेंगे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मोल। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अगर आप लोग 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें 1.008 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होगी, और ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। जितना इनका एटॉमिक मैस होता है ना, उसके साथ ही आपने ग्राम का लफ्ज लगा देना है, तो उसका वो ग्राम एटॉमिक मैस बन जाएगा। लेकिन अब इसमें एक एटम नहीं होगा, इसमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम्स की बात हो रही है, तो अगर कार्बन का 1 ग्राम लेते हैं तो वो बराबर होगा 12 ग्राम के, और ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी कि 1 मोल में जितना उसका एटॉमिक मैस होता है उतने ही ग्राम्स मौजूद होते हैं। अब 12 ग्राम कार्बन में भी एक ही एटम कार्बन का नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आप लोगों के पास इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये आप लोगों को 12 ग्राम नजर आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही कार्बन एटम की बात करते हैं तो फिर तो वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, अब ये भी वैसे ही है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो ये होगा किसका मैस, मॉलिक्यूल का। अगर आप एक वाटर के मॉलिक्यूल को देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को नजर नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसको भी क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया है ग्राम्स में, तो उसको आप लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, या दूसरे लफ्जों में ग्राम मॉलिक्यूल। और इसको फिर दोबारा आप कहते हैं कि ये भी बराबर है किसके, मोल के। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर आप लोग हाइड्रोजन के 1 ग्राम जो है वो लेते हैं मॉलिक्यूल के, तो ये बराबर होंगे 2 ग्राम के, और ये बराबर होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, और अगर आप लोग क्या करते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो फिर ये बराबर हो जाएगा 18 ग्राम के, क्योंकि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मैस आएगा, तो मॉलिक्यूलर मैस इसका होगा, हाइड्रोजन के जो हैं वो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मैस होता है 1 एक एटम का, तो इसमें 2 हैं तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 को 16 में प्लस किया तो आंसर आया 18, तो ये भी बराबर हो गया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मैस, अब ये आप लोगों के पास किसका है, ये आयनिक कंपाउंड्स का है। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट आप लोग यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। द फॉर्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मैस, और अ ग्राम फॉर्मूला इट इज आल्सो कॉल्ड मोल। ठीक है,
यानी कि अगर आप लोग आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मैस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो कहलाएगा ग्राम फॉर्मूला मैस या ग्राम फॉर्मूला, और उसको आप कहेंगे 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अगर आप लोग NaCl का 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स की बात करते हैं तो वो बराबर होंगे 58.5 ग्राम के। ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्मूला मैस Na का 23 और Cl का 35.5, आप उन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 58.5 ग्राम्स, और ये बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl। उसके बाद आ जाते हैं 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। इसमें आप लोग 39 प्लस 35.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 74.5, जो के बराबर है 1 मोल ऑफ KCl के। समझ आ रही? नेक्स्ट जाते हैं एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, ये एवोगैड्रो मैंने सामने आप लोगों के दिखा दिया है, ये साइंटिस्ट हैं, इसी के नाम पे ये जो नंबर्स का नाम रखा गया है। इसने क्या किया था कि मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि इतने ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसने हमें फिर एक वैल्यू दी जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी जो है वो ग्राम एटॉमिक मास में कितने जो हैं वो उस चीज़ के एटम हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, 2 तरह से इसकी डेफिनेशन है, दोनों में से एक याद कर लीजिएगा, दोनों याद होती हैं तो वेल एंड गुड। एवोगैड्रोस नंबर is a collection of 6.02 multiplied 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी कि अगर आप लोग कहते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मजमुआ जो है वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन है, द 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि इतने अगर एटम्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, या फिर आप लोगों के पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं या इतने फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के, और इसको आप लोग कहेंगे कि ये है एवोगैड्रोस नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, एन कैपिटल ए भी कैपिटल, लेकिन ए जो है वो आप लोगों के पास सबस्क्रिप्ट में आएगा, यानी कि छोटा स्मॉल और नीचे की तरफ आएगा। और इसको हम लोग जो हैं वो एन ए को लिखते हुए 9th क्लास आपने ख्याल रखना है, सोडियम की तरह एन ए नहीं लिखना, इसको आप लोगों ने जो है वो ए को कैपिटल ही लिखना है, वरना वो सोडियम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, या सोडियम का सिंबल बन जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे तो ही ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। अब देखें, लिखा हुआ है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। कि अगर 1 मोल आप लोग किसी चीज को कह रहे हैं तो उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स होंगे उसी चीज के। तो अब यहाँ कार्बन की बात हो रही है। अगर आप 1 मोल कार्बन लेते हैं यानी कि 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, तो फिर मैं कहूंगी कि इसमें एटम्स जो हैं वो कितने हैं कार्बन के, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। दूसरी एग्जांपल है, ये तो एटम के हवाले से, दूसरी एग्जांपल है मॉलिक्यूल के हवाले से। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। यानी कि अगर वाटर का 1 मोल आप लोग लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो आप लोगों के पास है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। थर्ड एग्जांपल, फॉर द आयनिक कंपाउंड्स 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ NaCl। यानी कि अगर आप लोग 1 मोल NaCl का लेते हैं, 58.5 ग्राम NaCl लेते हैं, तो उसमें कितने NaCl के फार्मूला यूनिट्स होंगे, उसमें होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। समझ आ रही? आता है मोल।
ठीक है, जो आप लोग ग्राम एटॉमिक मास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 1 मोल के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है, ठीक है। या आप लोग कह रहे हैं एवोगाड्रोस नंबर में कि अगर 1 मोल होगा तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। अब ये मोल क्या है? A mole is defined as amount of a substance that contains 6.02 multiply 10 की पावर 23 number of particles। वो particles atom भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं, formula units भी हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उसको आप लोग कहेंगे मोल। समझ आ रही? और इसकी दूसरी डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो वो इस तरह से है कि यानी कि आपने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, ग्राम फार्मूला मास पढ़ा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, तो उसी तरह की डेफिनेशन है, उनको इकट्ठा कर देना है। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और अ फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। आपने वहां पे भी तो मोल के बराबर किया है ना, ठीक है, कि अगर किसी भी चीज का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास उसको आप लोग ग्राम्स में लिखते हैं तो वो बराबर हो जाएगा मोल के। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। एग्जांपल है इसकी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। जैसे आपने पीछे कहा कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो हमने 12 ग्राम के बराबर कर दिया, तो ये 12 ग्राम बराबर हो जाएंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम। आपने लिखा कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 ग्राम है, तो वो भी बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर के। फिर आपने कहा थर्ड में कि फॉर्मूला मास ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम, कि अगर हम लोग NaCl के फॉर्मूला मास को ग्राम्स में लिखते हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl के। ठीक है, आज आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है 9th क्लास। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी एक्सरसाइज के MCQs मैंने आप लोगों को निशान लगवाए हुए हैं, उसको निकाल के अच्छे तरीके से एक दफ़ा उनको भी रीड करना है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं, उनमें से जो है वो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।